लॉ के थ्रू होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई दो पार्टी मिल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन under the supervision of law. That is why it is called a legal contract. So insurance is a legal contract between insurer, that is insurance company, and insured means customer, governed by Indian Contract Act 1872. Now, HLV. HLV का full form होता है Human Life Value, that was devised by Professor Herbner, helps to know the insurance need of an individual. ठीक है? Human life is an income generating asset. देखो, अब देखिए, एचएलवी जो है ना, ये प्रोफेसर हर्बनर ने डिजाइन किया था। अब ये एचएलवी को समझते हैं, ये होता क्या है। कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, जैसे एक फैमिली के लिए फादर बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। क्यों? क्योंकि ही इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। उसके अर्निंग के थ्रू ही बेसिक नीड्स वगैरह फुलफिल होता है, घर का खर्चा चलता है एंड ऑल दैट, राइट। सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली। तो हर एक व्यक्ति का ना एक इम्पोर्टेंस है, और उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस किससे रिलेटेड है? उसके इनकम से रिलेटेड है। अब वो जितना अच्छा इनकम अर्न करेगा उतना अच्छा उसका ये उसका लाइफस्टाइल होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति का इनकम है 10,000, अब वो 10,000 मान लीजिए उस व्यक्ति का इनकम है, तो कैन यू एक्सपेक्ट अ वेरी उसका इंश्योरेंस नीड कितना का होगा? उसका इंश्योरेंस नीड 1 करोड़ का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका इनकम जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 10,000 में वो अपने परिवार का सिक्योरिटी 1 करोड़ का नहीं दे सकता है ना। वो मिनिमम 1,000 या 500 तक का ही सिक्योरिटी दे सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का इनकम 1 लाख रुपए है, एटलीस्ट वो अपने परिवार को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा वो मिनिमम आराम से वो 50,000 तक का वो कवर कर सकता है, राइट। तो एचएलवी जो है ना, एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मतलब ये इट इज द इट इज द पैरामीटर, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू नो द इंश्योरेंस नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब ये एक पैरामीटर है जिससे हम उसके व्यक्ति के इनकम के थ्रू हम उसका इंश्योरेंस नीड को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। कि एक व्यक्ति का इंश्योरेंस नीड कितना हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके इनकम पे डिपेंड करता है ना। तो ये पैरामीटर, इसी पैरामीटर एचएलवी के थ्रू, उसके इनकम के थ्रू वी कैन डिसाइड द नीड ऑफ द इंश्योरेंस। ओके। रिस्क रिटेंशन। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है द पर्सन हु इज वन हु डिसाइड टू बेयर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट। देखिए, रिस्क को हम सीधे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डेथ से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे वो ड्राइव कर रहा है विदाउट हेलमेट, तो हमें पता है कि अगर विदाउट हेलमेट इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग, हिज लाइफ इज एट द डेंजर, है ना, रिस्की है, क्योंकि उसको कभी भी ही कैन मीट विद द एक्सीडेंट और उसकी डेथ हो सकती है, राइट। तो जो व्यक्ति जानता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेलमेट नहीं पहन के मान लो चल रहा है, तो ही इज कैरिंग द रिस्क, द पर्सन इटसेल्फ इज कैरिंग द रिस्क एंड ही इज रेडी टू बेयर द रिस्क, है ना। मतलब वो व्यक्ति खुद ही रिस्क को ढो रहा है, कैरी कर रहा है, और उस रिस्क से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी रिजल्ट निकलेगा, उसको भी बेयर करने के लिए वो रेडी रहता है। जैसे एक व्यक्ति को पता है स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और बहुत सारे हार्ट डिजीजेस वगैरह उसको हो सकता है। लेकिन ये बात जानने के बावजूद भी यू आर सीइंग दैट पीपल फ्रीक्वेंटली स्मोक, राइट। तो वो जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, ये बात जानता है कि सिगरेट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, बट स्टिल ही और शी इज स्मोकिंग। तो इसका मतलब ये है कि दे देमसेल्व्स आर कैरिंग द रिस्क एंड दे आर रेडी टू बेयर इट्स सर्कमस्टांसेस। जो भी इफेक्ट आएगा उसको बेयर करने के लिए रेडी है। तो उन व्यक्ति को रिस्क रिटेनर बोलते हैं, मतलब वो रिस्क को कैरी कर रहा है, रिटेन कर रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं रिस्क रिटेंशन। नाउ, इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी। सी गाइस, ये जो कोट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी। इसको एक समझते हैं बात से। मान लीजिए हमारे पूरे इंडिया में तो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, हम पूरे
इंडिया की बात नहीं कर रहे या पूरा नेशन की बात नहीं करेंगे, हम मान लीजिए एक सोसाइटी में 100 लोग हैं, ठीक है। 100 के 100 फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि हर एक फैमिली मेंबर्स अपने नियर एंड डियर वंस के लाइफ को सेव करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है ना। तो उन्होंने इंश्योरेंस प्लान कंपनी से खरीदा, ठीक है। ये 100 परिवार ने खरीद लिया इंश्योरेंस प्लान, एक मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से। तो वो जब प्लान कॉन्ट्रैक्ट, जब बॉन्ड साइन होता है, तो वो प्रीमियम देते हैं कंपनी को, ठीक है। और वो प्रीमियम हर 100 परिवार से उसको मिलेगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना गाइस कि 100 के 100 परिवार में प्रॉब्लम एक ही साथ अकर हो जाएगा। 100 में 100 परिवार एक ही साथ किसी फैमिली मेंबर का डेथ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। किसी के साथ कोई जो अनफॉर्चुनेट होते हैं उनके साथ मिसहैपनिंग जल्दी हो जाती है, जो थोड़ा सा किसी के साथ मिसहैपनिंग होती ही नहीं है। तो जिनके साथ भी मिसहैपनिंग हुई, मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर में किसी फादर की डेथ हो गई उसी 100 परिवार में, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये जो 100 परिवार से उनको जो फंड मिला ना, वो उनके पास एक कॉर्पस फंड हो गया। अब उसी फंड में से जिस परिवार में प्रॉब्लम आया, जिस परिवार ने ये सर्कमस्टेंसेस को झेला, उस परिवार को वो क्लेम्स देते हैं इसी फंड के थ्रू, जो उसको एक्यूमुलेट किया है, कॉर्पस फंड जो बना है। अब उसी फंड में से जिस परिवार के साथ ये मिसहैपनिंग हो गई, उनको वो डेथ बेनिफिट एज अ क्लेम, डेथ क्लेम देती है कंपनी, ठीक है ना। तो इसी बात को बोला गया है, इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा स्ट्रैटेजी है वेयर शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू मतलब जिनके साथ मिसहैपनिंग हुई है, बाय मेनी, मेनी मतलब all the 100 people, those who have contributed their premium for securing the life of their near and dear ones, ठीक है। तो इसी स्ट्रैटेजी पर इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। पैसे सबको ही दे रहे हैं, लेकिन जिनके साथ मिसहैपनिंग हुई है उसको वो फंड दे करके उस परिवार को वो फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कुछ पैसे को वो मार्केट में लगाती है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। So I hope this line is clear to you. Now, risk, untimely death, early death और premature death। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिस्क को हम हमेशा डेथ से कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे। तो रिस्क भी दो तरह का होता है गाइस। अनटाइमली डेथ, मान लीजिए किसी की डेथ अनटाइमली हो गई, मतलब समय से पहले हो गई। अगर एक एवरेज इंडिविजुअल की एज हम लोग सोचे तो 70-75 साल अगर जी जाता है, 70-80 साल, तो इट्स अ गुड एज ही हैज लिव्ड, राइट। लेकिन अगर एक व्यक्ति की मृत्यु 10 साल में, 25 साल में, 20 साल में, 35 साल में हो जा रही है, तो उसको हम लोग अर्ली डेथ बोलते हैं, राइट। मतलब समय से पहले उसकी डेथ हो गई। सो जिस व्यक्ति की समय से पहले डेथ हो जाएगी, इट्स अ ह्यूज रिस्क फॉर द फैमिली, है ना। उसका फैमिली का सर्वाइवल भी इफेक्ट हो जाता है। और एक होता है लिविंग टू लॉन्ग। अब देखिए, लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो अ रिस्क। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 साल से ज्यादा जीवित है। जब वो 100 साल से ज्यादा जीवित है, तो उसको हर काम के लिए, चाहे वो मान लीजिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना है, तो अकेले नहीं जा सकता है। ही नीड सपोर्ट, ही नीड असिस्टेंस ऑफ सम और द अदर पर्सन ऑफ द फैमिली मेंबर, राइट। तो फिजिकली भी वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, फिनेंशियली भी वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद तो इंडिया में कोई काम नहीं करता है, सबको रिटायरमेंट मिल जाता है, और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, है ना। तो उन सभी में उनको क्या करना होता है, फिनेंशियली भी अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, राइट। तो फिजिकली एंड फिनेंशियली दे आर डिपेंडेंट ऑन सम, ऑन द फैमिली मेंबर्स। तो ये जरूरी नहीं है कि सब जो बच्चे हैं बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। कुछ लोग नहीं होते हैं, तो उनके मदर फादर को थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है ना। तो लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो अ रिस्क, एंड अनटाइमली डेथ इज ऑल्सो अ रिस्क, ठीक है। आई होप रिस्क पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ, इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? पर्पस, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। देखो, इंश्योरेंस का सबसे मेन एम है टू गिव फिनेंशियल असिस्टेंस टू द नियर एंड डियर वंस, टू सिक्योर द लाइव्स ऑफ द नियर एंड डियर वंस। कोई भी फैमिली मेंबर, जैसे मान लीजिए फादर, उसको हमेशा ये भ्रम रहता है, भ्रम नहीं रहता, आई मीन ये डर रहता है, सॉरी, मैं मेरी थोड़ा सा मैं
कुछ वर्ड्स अगर गलत यूज कर ली, भ्रम नहीं, डर